हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखाएं। तो सरल रेखाएं पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं 10th क्लास का। तो 10th क्लास में हम पढ़े हुए थे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। वहां से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। निर्देशांक ज्यामिति में हमने क्या देखा था कि हम जो है पूरे समतल को टोटल 4 हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ पर जो आड़ी लाइन होती है जिसको क्षैतिज लाइन कहा जाता है, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से राइट साइड में एक्स का पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से लेफ्ट में एक्स का निगेटिव होता है। मूल बिंदु से ऊपर तरफ y पॉजिटिव होगा, मूल बिंदु से नीचे जो है y निगेटिव होता है, जिसको कि y डैश से प्रदर्शित किया जाएगा। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसको हम 0 0 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप इस समतल में कोई भी बिंदु लेते हैं, उस बिंदु को हमेशा हम प्रदर्शित करेंगे x y से। यानी ये शो करता है कि इस बिंदु की जो स्थिति है वो x से कितनी दूर पर है, और सेकंड वाला जो है वो ये शो करता है कि इस बिंदु की स्थिति y से कितनी दूर पर है। तो हम किसी भी बिंदु को इस तरीके से पेयर के फॉर्म में प्रदर्शित करेंगे x और y, जिसमें से x जो है x अक्ष के सापेक्ष उसकी स्थिति प्रदर्शित करता है, और सेकंड वाला जो पार्ट है वो y अक्ष के सापेक्ष उसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमारा जो समतल है टोटल 4 भागों में विभाजित होता है, जिसमें से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसे कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पर ये सेकंड चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर हमको टोटल 4 चतुर्थांश मिलते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कोई भी पॉइंट के निर्देशांक जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, वहां से हम पता कर सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में होगा। जैसे प्रथम चतुर्थांश में हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो ये दोनों लाइनों से मिलकर के बना हुआ है। ये दो किरण है, OX कहेंगे और इसको OY कहेंगे। तो ये वाला एरिया किससे बना हुआ है? X का पॉजिटिव और Y का पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर जो आपको पॉइंट X और Y मिलने वाला है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ हम सेकंड चतुर्थांश में आते हैं, तो सेकंड चतुर्थांश में हम देखते हैं कि ये जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से मिलके घिर के बना हुआ है। तो यहाँ पर X कैसा है? तो X जो है वो निगेटिव है, लेकिन y वाली लाइन जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु जो है पहला निगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। पहला वाला भाग x को प्रदर्शित करेगा, सेकंड वाला भाग y को प्रदर्शित करेगा, ये आपको याद रखना है। तो x जो है वो ऋणात्मक होता है, y की वैल्यू जो है क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर y जो है वो धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है x का निगेटिव वाला लाइन है और ये जो है y का निगेटिव वाला लाइन है, इन दोनों से मिलके ये बना हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो है वो होते हैं माइनस माइनस, यानी x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा। चौथे चतुर्थांश में हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, x कैसा है? पॉजिटिव, y है निगेटिव, यानी पहला वाला जो है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। यानी किसी भी बिंदु के निर्देशांक यदि प्लस और माइनस के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वो चतुर्थ चतुर्थांश में मिलने वाला है। तो आप किसी भी बिंदु को देख के बता सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमको दिया है -2 3, अब हमें कहता है कि बताइए कौन से चतुर्थांश में है। तो पहला माइनस है, मतलब x माइनस है और y प्लस में है। तो x जो है वो माइनस होगा, y प्लस होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सेकंड चतुर्थांश में होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि कौन सा पॉइंट किस चतुर्थांश में है, उसकी स्थिति बताइए, ये सारी चीजें आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पर एक चीज और है, जैसे हम x अक्ष में कोई बिंदु लेते हैं तो x अक्ष में किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे। तो x अक्ष में यदि कोई बिंदु लिया जाए तो x अक्ष में किसी भी बिंदु के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सपोज मैं मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ तो इस पॉइंट पर x का एक मान तो मिलेगा, मान लेते हैं मैं a मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि y वाली लाइन में वो कितना ऊपर या कितना नीचे गया है। तो y वाली लाइन में तो ऊपर या नीचे गया ही नहीं है, यानी यहाँ पर y की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें x अक्ष में कोई बिंदु लेना है तो आप उसमें y की वैल्यू 0 लेंगे, यानी उस बिंदु के निर्देशांक को आप a0 इस तरीके से मानेंगे।
इसी तरीके से अगर y अक्ष में आपको कहीं पर कोई बिंदु मानना है तो y अक्ष में बिंदु के लिए क्या होगा, इसके लिए जो है x की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी y अक्ष में यहाँ कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, सपोज मान लो यहाँ पर हम एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु पर आपको y की हाइट तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर x क्या है, x ना तो उधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, x तो इसी वाली लाइन के ऊपर गया हुआ है। तो इस बिंदु पर x की वैल्यू 0 होती है और y का एक मान है, सपोज मान लेते हैं p है। तो x यहाँ पर y अक्ष में यदि आपको कोई बिंदु लेना है तो आप इसको 0 b इस तरीके से मानेंगे। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि मान लेते हैं x अक्ष में कोई बिंदु है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, x अक्ष में पॉइंट लेना है, देन आप उसको a0 करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। y अक्ष पे कहीं पर आपको किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट मानना रहेगा तो y अक्ष में आपको पॉइंट लेना है, तब वहां पे आप क्या करेंगे, 0b 0 1 0x जो भी 0y जो भी माने, बट उसमें पहला वाला जो पार्ट है उसका आप 0 रखेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था दो बिंदुओं के बीच दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी, तो ये भी हमारे 10th क्लास के उसमें सिलेबस में था कि अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लिखना चाहें तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इससे आपका फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी ये जो है x1 माइनस x2 लिखें चाहे x2 माइनस x1 लिखें, क्योंकि इसका वर्ग है 10, वो निगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, वर्ग होने से वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बना देने वाला है। तो ये दूरी सूत्र है, इसकी सहायता से आप कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहता है एक बिंदु है 2 1 और दूसरा बिंदु मान लीजिए दिया हुआ है 3 2, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा बताइए। तो 2 1 मतलब यहाँ पर है आपके पास 2 1 सपोज, और 3 2 है मतलब यहाँ पर आपके पास 3 2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर आपको दूरी चाहिए तो आप दूरी सूत्र से निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, x में से x को माइनस करना है, यानी 3 में से 2 को माइनस करेंगे और स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y में से y को माइनस करना है, यानी 2 में से 1 को माइनस करेंगे और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। तो इस तरीके से हम दूरी सूत्र से किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास यदि 3 बिंदु दिए गए हैं A, B और C, इन तीनों बिंदुओं से होकर के अगर आपको ये कहा जाए कि ये तीनों बिंदुएं जो है वो संरेख है या फिर वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है बिंदु A, यहाँ पर लिए है बिंदु B और यहाँ पर लिए है बिंदु C। अगर वो संरेख नहीं होंगे, संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, यदि वो संरेख नहीं होंगे यानी तीनों बिंदु जो है वो एक ही लाइन में नहीं होंगे, तो अगर एक लाइन में नहीं होंगे तो क्या बनाएंगे, वो त्रिभुज बना देंगे। यदि त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज के लिए हम क्या प्रॉपर्टी जानते हैं कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजा को यदि जोड़ दिया जाए तो हमेशा उसका योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। यानी अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो हमेशा वो ए सी से बड़ा होगा। कोई भी दो भुजा आप ले सकते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा, 3 बिंदु यदि आपको दिए जाएंगे, तीनों बिंदुओं में से आप क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तीनों दूरियां निकालने के बाद यदि दो भुजाओं का योग, उसमें से आप देखेंगे 2 छोटी भुजाओं को लेना है, 2 भुजाओं को जोड़ने से यदि वो उसकी बड़ी भुजा से भी ज्यादा हो जा रहा है, तब आप क्या कहेंगे कि वो तीनों बिंदु जो है वो संरेख नहीं है। संरेख नहीं है, संरेख नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पर वो त्रिभुज बना देंगे। और यदि मान लीजिए 2 भुजाओं को जोड़ते हैं ए बी धन बी सी, इसकी वैल्यू अगर ए सी के बराबर होता है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो ए सी हम ले रहे हैं वो हमेशा बड़ी वाली भुजा को लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2 छोटी भुजाओं को जोड़ना है, यहाँ पर भी वही काम करना है। 2 छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 छोटी भुजाओं का योग
यदि तीसरी मतलब ए सी की अगर इक्वल आ जाता है, यदि ये कंडीशन आती है, तब हम क्या कहेंगे कि वहां पर जो बिंदु हमको दिए गए हैं वो बिंदु सर्वरेख होंगे। तो इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 3 बिंदु दिए हैं, तो बताइए कि तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं है। तो 3 बिंदु संरेख हैं या नहीं है, ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे और ए सी की दूरी निकालेंगे। तीनों में से जो 2 छोटी दूरियां होंगी उसे आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यदि वो तीसरी यानी बड़ी दूरी के बराबर हो जाएगा, तब कहेंगे कि बिंदु संरेख होगा। और यदि उससे ज्यादा हो जाता है, तब कहेंगे कि बिंदु संरेख नहीं होंगे, वो त्रिभुज बना देंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि आपको 3 पॉइंट दिया जाएगा ए बी और सी, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, आप क्या जानते हैं समकोण त्रिभुज यानी क्या होता है। समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। ये लंब होता है, ये आधार है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कहा जाता है कर्ण। जो समकोण त्रिभुज है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। जो सबसे बड़ी भुजा है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो यदि मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और ये कहता है कि बताइए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो आप क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर ये तीनों ही दूरियां जो है आप दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। जो उसमें से सबसे बड़ी दूरी होती है, जो सबसे ज्यादा होगा, उसको माना जाता है कर्ण। हमेशा कर्ण जो है वो लंब और आधार से ज्यादा होता है। तो यदि मान लीजिए आप कर्ण का वर्ग निकालें और कर्ण के वर्ग की वैल्यू यदि बाकी जो 2 छोटी भुजाएं हैं उसके वर्ग को जोड़ने से उसके बराबर आ जाता है, यानी कर्ण का वर्ग यदि लंब वर्ग धन आधार वर्ग के इक्वल हो जाता है, तब हम क्या कहेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो 3 पॉइंट आपको दिए जाएंगे वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें हम 10th क्लास में करके आए हुए हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं और क्वेश्चन से आपको नहीं समझा रही हूँ, बस इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद हम पढ़े हुए थे जो अभी क्वेश्चन में यूज होगा, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के मेन आप लोगों ने टोटल 5 प्रकार पढ़े हुए हैं, वो भी अभी आपको यूज करना है। तो उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होता है। आपने चतुर्भुज के प्रकार में पढ़ा हुआ है, एक तो पढ़े हैं आप आयत, फिर उसके बाद आप पढ़े हैं वर्ग, फिर आपने पढ़ा हुआ है समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, और उसके बाद आप पढ़े हुए हैं सम चतुर्भुज, और एक अलग टाइप का चतुर्भुज होता है जिसको कि कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का अभी हमको सरल रेखा वाले टॉपिक में यूज नहीं करना है, लेकिन ये आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। आयत के बारे में आप जानते हैं, आयत क्या होता है, इस तरीके से आकृति बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती है और साथ ही बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और यहाँ पर जो हमें यूज करना होता है, इसके विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती है। 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, जो आयत को अलग करती है किससे, समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज और आयत लगभग एक ही प्रॉपर्टी क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती है। उसी अगर हम इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे इस तरीके से, तो ये जो आकृति बनेगी ये समांतर चतुर्भुज होती है, समांतर चतुर्भुज। और यदि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया देन ये आयत होता है। तो आयत और समांतर चतुर्भुज, एक ही आकृति को हम थोड़ा सा बेंड कर दिए तो वो समांतर चतुर्भुज बन गया। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में फिर अंतर क्या हुआ, इसमें मेन अंतर होता है कि जो आयत के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते। ये इसका मेन डिफरेंस है।
तो क्वेश्चन आएगा, तो आपको आयत और समांतर चतुर्भुज में इसी की पहचान करनी है। दो विकर्ण आप निकालेंगे, अगर विकर्णों की लंबाई बराबर हो जाएगी तो आप कहेंगे आयत है, और विकर्णों की लंबाई यदि बराबर नहीं होती है तब आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज। फिर आता है वर्ग। तो वर्ग के बारे में आप जानते हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और 90 डिग्री का एंगल बनता है। वर्ग को यदि थोड़ा सा बैंड कर दिया जाए, यानी चारों भुजाएं बराबर तो रहेंगी लेकिन एंगल यदि 90 डिग्री का नहीं बनेगा, तब ये हो जाता है समचतुर्भुज। ये है वर्ग और ये है समचतुर्भुज। इसके जो दोनों में जो बराबर क्वालिटीज है, जो दोनों में इक्वल होती हैं, क्या क्या होता है, पहले में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरे की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहले में अगर हम विकर्णों को एक दूसरे से अगर इस तरीके से मिलाते हैं, ये दो विकर्ण बनाते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर भी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये आपको आयत और समांतर चतुर्भुज में नहीं मिलेगा, इसके विकर्ण 90 डिग्री पे आपको नहीं काटते हैं। यहाँ पर जो वर्ग और समचतुर्भुज होता है, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करेंगे और समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, वर्ग में यहाँ जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है, समचतुर्भुज में कोण 90 अंश का नहीं होता उसकी भुजाओं के बीच। जो इसमें मेन डिफरेंस है, जो विकर्णों के बारे में हम कहते हैं, वर्ग के विकर्ण जो है आपको देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, बराबर है, जबकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि कोई भी आकृति वर्ग है या ये समचतुर्भुज है। चारों भुजाएं यदि बराबर हो जाती हैं, तब आप इसको वर्ग और समचतुर्भुज में पहचान करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसके विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। विकर्णों की लंबाई भी यदि आपस में बराबर होती है, तब हम कहेंगे कि वो वर्ग है। और चारों भुजाएं बराबर होने के बाद यदि विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है, छोटे बड़े आते हैं, तब हम कहेंगे कि वो समचतुर्भुज है। तो ये मेन आपको अंतर समझ में आना चाहिए। बहुत छोटी चीजें हैं, आप इसके बारे में जानते हैं, बट उसके डिफरेंस को आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पे भी आपको आयत और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस पता करना है कि कौन सा आयत है, कौन सा समांतर चतुर्भुज है, सिर्फ आपको निर्देशांक दिए रहेंगे। तो यदि मान लीजिए दो भुजाएं बराबर है, ये दो भुजाएं बराबर है, देन वो आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। कहाँ से पता चलेगा कि वो कौन सी आकृति है, विकर्णों से। ठीक है, विकर्ण बराबर हुए देन वो आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं हुए देन वो समांतर चतुर्भुज होगा। चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है। फिर उसमें दोनों में डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण यदि बराबर है देन वर्ग होगा, विकर्ण की लंबाई यदि बराबर नहीं आती है तो वो समचतुर्भुज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं, इस तरीके से यहाँ पॉइंट ए दिया है, यहाँ पॉइंट बी दिया है, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखाखंड है जो कि एबी है। तो यहाँ पर हम एबी रेखाखंड को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है अंतः विभाजन और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। दोनों को आपको समझना है। एक तो होता है अंतः विभाजन और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर एक रेखाखंड दिया गया है AB, इस रेखाखंड AB के बीच में आपको एक पॉइंट C इस प्रकार से मिलेगा कि यहाँ से AC और CB यानी AC और CB का जो अनुपात होगा वो होगा M/M या M/M। तो इस तरीके से जो आपको जो विभाजन पॉइंट है वो यदि AB के बीच में कहीं पर मिलता है, उसके मध्य कहीं पे मिलता है, तब इस प्रकार के विभाजन को हम कहते हैं कि यहाँ अंतः विभाजन हो रहा है, क्योंकि जो पॉइंट उसको विभाजित कर रहा है वो AB के अंदर कहीं पर है। ठीक, बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, यहाँ पर हम इसी लाइन में एक पॉइंट ले लेते हैं C। A से C तक का डिस्टेंस को यदि भाग दे दिया जाए B से C तक के डिस्टेंस में, यानी AC/BC कर दिया जाए और इनका अनुपात जो है वो M/N आता है। ये M और ये N अनुपात ले रहे हैं, मतलब उसको कैंसिल करने के बाद जो भी बचता है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से हो रहा है तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो विभाजन कर रहा है बिंदु, वो बिंदु जो है वो AB के बाहर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये विभाजित हो रहा है। ठीक है,
तो जो विभाजित करने वाला पॉइंट है, क्योंकि वो रेखाखंड के बाहर मिल रहा है, इस कारण से इस प्रकार के विभाजन को हम कहते हैं बाह्य विभाजन। तो क्वेश्चन को देख के समझना है कि अंतः विभाजन है या बाह्य विभाजन है। अंतः विभाजन में बिंदु आपको रेखाखंड के अंदर मिलेगा, बाह्य विभाजन में जो बिंदु है वो रेखाखंड के बाहर मिलेगा। अब इसके फॉर्मूले देखिए क्या होते हैं। हम क्या जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को हम निर्देशांक ज्यामिति में दो चीजों से प्रदर्शित करते हैं। पहला भाग होता है उसका x वाला, दूसरा भाग होता है y वाला। सपोज बिंदु A है x1 y1, बिंदु B का निर्देशांक है x2 y2। यहाँ पर जिस पॉइंट पे विभाजित हो रहा है बिंदु C हो रहा है, इस बिंदु C के जो निर्देशांक है, अगर हम इसको कहें कि ये x और y है, तो यहाँ बिंदु C को किस तरीके से ज्ञात करेंगे? तो बिंदु C के लिए जो x की वैल्यू होती है, अंतर विभाजन में हम बात करें तो ये हिस्सा है m और ये हिस्सा है n, m/n में वो विभाजित हो रहा है। तो इसके लिए होता है x की वैल्यू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू हम निकालते हैं तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को एक साथ x y लिखते हैं, जो बिंदु C के निर्देशांक बनेंगे। यहाँ पर यदि बाह्य विभाजन होता है तो बाह्य विभाजन में जो बिंदु C का निर्देशांक जिसको x y से प्रदर्शित करेंगे, बिंदु A कौन है? x1 y1, बिंदु B कौन है? x2 y2। तो बिंदु C के लिए आप x और y कैसे ज्ञात करेंगे? तो बिंदु C के लिए x की वैल्यू होती है mx2 माइनस nx1, ध्यान देंगे माइनस का साइन लग रहा है, अपॉन m माइनस n, और y की वैल्यू होती है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो इस तरीके से हम जब अंतः विभाजन करेंगे, फॉर्मूला लगभग आपको सेम दिखाई दे रहा है ना। अंतः विभाजन करेंगे देन प्लस का साइन लगता है, और बाह्य विभाजन करते हैं तो माइनस का साइन लगता है। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में आपको अंतर भी मालूम होना चाहिए। अंतः विभाजन में जो विभाजन बिंदु है वो रेखाखंड के अंदर मिलेगा, बाह्य विभाजन में जो विभाजन बिंदु होता है वो रेखाखंड के बाहर मिलता है। तो इस तरीके से ये आपकी निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो आपको 10th क्लास में या उससे छोटी क्लास में आप पढ़े हुए हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है सरल रेखा, तो सरल रेखाएं को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।